अब हमारे पास जो खबरें आती है वो सूत्रों के हवाले से आती है। आपके पास भी जब आप पत्रकार थे तो आपको सूत्रों के हवाले से आपको खबर आती थी। अब आप खुद एक सूत्र बन चुके हैं पार्टी के, इतनी बड़ी पोजीशन पे आप हैं आम आदमी पार्टी की, तो आपको तो काफ़ी सारी चीज़ें अब मालूम चली होंगी कि अंदर खाते क्या चल रहा था। तो आप ही क्लियर करेंगे हमारे दर्शकों को कि क्या सही में महेंद्र सिंह को कांटेक्ट किया गया था या उन्होंने कांटेक्ट किया था, और अगर किया था तो बात कहाँ फंसी? क्या आम आदमी पार्टी चाहेगी कि अनिल शर्मा जैसे परिवार को अपनी तरफ किया जाए? कहीं ऐसा एक्चुअल में तो नहीं है कि जब से आम आदमी पार्टी आई है खालिस्तान को एक फ्री हैंड मिलता दिख रहा है? इस देश में एक ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है एक विशेष दल द्वारा, और दिल्ली में देखिए वहाँ हमें कुछ और कहा जा रहा है। तीसरा विकल्प कहीं ना कहीं हिमाचल की जनता बहुत ही मुश्किल से अपनाती है, तो आपको लगता नहीं आम आदमी पार्टी के लिए राहें बहुत ही मुश्किल है? और इसके संकेत 2 रैलियों के बाद हो गए हैं और इसकी बौखलाहट राजनीति गलियारे में साफ नजर आ रही है। कल को अगर ऑफर होता है वहाँ से कि आपको चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी बोलती है तो जाएंगे आप? देखिए, अब जब आप पार्टी के सिपाही बन जाते हैं तो आपके पास बहुत कम विकल्प बचते हैं। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में। और मेरे राइट में आप देख सकते हैं जो शख्सियत बैठी है। अभी तक आज दिन तक जो हमने इनके जो भी विचार कैमरे के सामने जाने थे वो एज अ राजनीतिक विश्लेषक की नज़र से जाने थे। पूर्व, अब कह सकते हैं हम पूर्व पत्रकार साथी, क्योंकि अब ये नेता बन चुके हैं। पंकज पंडित जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में, आपने हमें समय दिया। और दर्शकों मैं आपको बता दूं, हमारे शो में आपने इनको काफ़ी देखा होगा। जब हम कोई पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे उस वक्त पंकज जी दैनिक भास्कर में होते थे, ब्यूरो चीफ थे मंडी डिस्ट्रिक्ट के। तो मैं आपको बता दूं दर्शकों, मुख्य प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के आज की तारीख में, चीफ स्पोक्स पर्सन है। इससे पहले पंकज पंडित जी का 22 साल का पत्रकारिता का एक्सपीरियंस है। तो कहने का मतलब है आम आदमी पार्टी ने बड़ी ज़बरदस्त रेड मारी अगर देखा जाए पत्रकारिता जगत में। बहुत ही जिन्हें कहते हैं एक्सपर्ट लोगों को उन्होंने टारगेट किया और एक्सपर्ट लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में स्थान दिया। तो 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 22 साल से ये राजनीति पे नज़र रखते हैं हिमाचल की, और काफ़ी सारे सामाजिक मुद्दों पे इनकी पकड़ है। अजीत समाचार से इन्होंने अपने पत्रकारिता की शुरुआत की थी और उसके बाद ये दैनिक भास्कर जैसे एक बड़े समूह के साथ जुड़े रहे। और उसके बाद आज की तारीख में अभी मैं आपको बताऊं तो 15-20 दिन पहले ही सर आपकी ज्वाइनिंग हुई है, पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। पहला सवाल तो मेरा ये है सर, जर्नलिज्म से राजनीति का एकदम से आपने ये जो टर्न ले लिया, कि इसके पीछे का क्या, पहले से आपके अंदर एक पॉलिटिक्स का वो था, एक जज्बा, कि आपको लगा कि ये सही वक्त है हिमाचल में पॉलिटिकल इसमें स्फीयर में जाने का? सबसे पहले तो मुकेश जी, आप और आपकी टीम का धन्यवाद। काफ़ी सालों से आपकी टीम का हिस्सा रहा हूँ, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है मैं पत्रकारिता 2 दशक से कर रहा था और एक रूटीन काम था हमारा, खबरें, समस्याएं, मुद्दों को उठाना। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस भाजपा की ये जो बारी बारी है, इससे जिस तरह प्रदेश की आम जनता भी दुखी हो चुकी है, उसी तरह मुझे भी लगा कि कुछ अलग होना चाहिए। जब ये तीसरा विकल्प आया केजरीवाल जी का, जब दिल्ली अन्ना आंदोलन, तब से मैं काफ़ी फॉलो कर रहा था। और जब ये हिमाचल में आए, मुझे लगा ये सही समय है कि हम लोगों को भी निष्पक्ष, क्योंकि पत्रकार निष्पक्ष होता है, हमें लगा कि निष्पक्ष की भूमिका छोड़कर एक पक्ष की ओर जाना होगा, तभी हम बेहतर तरीके से समाज की बात उठा सकेंगे और उन मुद्दों को भी हल करवा पाएंगे। तो इसीलिए ये निर्णय लेना पड़ा और सक्रिय राजनीति में आना पड़ा। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं ये नेता है, देखिए मैं नेता नहीं हूँ। मेरा काम आम आदमी पार्टी की बात को लोगों के सामने रखना है। मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है कि मैं चुनावी राजनीति में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, मैं संगठन को मजबूत करने में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी ने जो भूमिका दी है उसको बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास करूँगा, जिस तरह से मैंने पत्रकारिता में अपना कार्य किया है। कल को अगर ऑफर होता है वहाँ से कि आपको चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी बोलती है तो जाएंगे आप? देखिए, अब जब आप पार्टी के सिपाही बन जाते हैं तो आपके पास बहुत कम विकल्प बचते हैं। जब सेना में शामिल हो जाते हैं, जिस मोर्चे पे वो डाले उस मोर्चे पे आपको लड़ना होता है। लेकिन अभी मेरी प्राथमिकता संगठन को मजबूत करना है। संगठन को मजबूत करना इनकी प्राथमिकता पंकज जी की। और मैं आपको बताऊं दर्शकों, अभी पीछे जो एक रैली हुई थी कांगड़ा में, अरविंद केजरीवाल आए थे, उसमें जो इनके चीफ कन्वीनर हैं और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं,
उस पूरी उसका जो कोऑर्डिनेशन है स्टेज का वो पंकज सर ने ही किया था। और वहाँ पे जो मेन जो एंकर जिसे कहते हैं स्टेज एंकरिंग भी इन्होंने ही की थी। और मैं आपको बताऊं कि काफ़ी बड़ी इस वक्त ये पोजीशन में आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे जो फैसले होंगे आगे आने वाले टाइम में वो इनका और इनका जो पूरा ग्रुप है उन्हीं कमरों से होके वो फैसले गुजरेंगे। क्या लगता है आपको हिमाचल की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की कितनी संभावनाएं हैं? क्या तीसरे विकल्प को हमारी जो जनता है हिमाचल की वो आसानी से स्वीकारती है? क्योंकि अभी तक तो हमने जो देखा है हिमविका भी बनाई थी और पंडित सुखराम का अपना एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था मंडी के इस पूरे ज़िले में। कुछ सीटें भी उन्होंने हासिल की थी लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम वो परफॉर्म नहीं कर पाए, इनफैक्ट वो मर्ज हो गए थे। तो तीसरा विकल्प कहीं ना कहीं हिमाचल की जनता बहुत ही मुश्किल से अपनाती है। तो आपको लगता नहीं आम आदमी पार्टी के लिए राहें बहुत ही मुश्किल हैं? मुझे लगता है कि वर्तमान दौर में हालात ऐसे बन गए हैं कि तीसरे विकल्प की ज़रूरत प्रदेश में देखी जा रही है। और ख़ासकर अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसा नाम देश में बन गए हैं जिन्होंने राजनीति को एक नया आयाम दिया है। और इसका स्पष्ट उदाहरण है, चाहे मंडी रोड शो हो, चाहे चंबी की रैली हो, उसमें मैंने स्पष्ट देखा है कि लोगों का जो प्यार, जो उत्साह मिला है। और आज के दौर में देखिए आप, ज़मीन में एक लोगों में भावना है और इस भावना को कैसे हम अब जीत में तब्दील कर पाएंगे, यही लड़ाई है। जनता मुझे लगता है तीसरे विकल्प के लिए तैयार है और इसके संकेत 2 रैलियों के बाद हो गए हैं और इसकी बौखलाहट राजनीति गलियारे में साफ नज़र आ रही। तो अभी आज की मैं बात बताऊं आपको तो पटियाला में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें सिख ग्रुप और हिंदू ग्रुप क्लैश हुआ है, शिवसेना का। और अब सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता संभाली है तब से खालिस्तान का एक उदय हो रहा है। तो ये इस टैग को कैसे आम आदमी पार्टी धो सकती है? या कहीं ऐसा एक्चुअल में तो नहीं है कि जब से आम आदमी पार्टी आई है खालिस्तान को एक फ्री हैंड मिलता दिख रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि आज के इस दौर में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, तो आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का एक तरीका है ये। दिल्ली में कहीं हमें मुस्लिम हितैषी बताया जाता है, पंजाब में बात करो वहाँ खालिस्तानी समर्थक बताया जाता है, क्योंकि आप विकास के मुद्दे पे हमें चुनौती नहीं दे सकते। इस देश में एक ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है एक विशेष दल द्वारा। और दिल्ली में देखिए वहाँ हमें कुछ और कहा जा रहा है, पंजाब में आके हम खालिस्तानी समर्थक। देखिए, आज के दौर में एकमात्र आम आदमी पार्टी है जो अपने मंच पे तिरंगा लहराती है। बताइए किस राजनीतिक दल में इतना दम है? वो अपने अपने नेताओं के, अपनी पार्टी के झंडे लहराते हैं, लेकिन हमारे तिरंगा लहराया जाता है। हमारा थीम सॉन्ग है रंग दे बसंती चोला। बताइए कौन पार्टी है जो अपनी रैलियों में रंग दे बसंती चोला चलाते हैं? वो अपने नेताओं के गुणगान चलाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, वो हमारा नारा है भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। एक दल को इनकलाब जिंदाबाद से समस्या है, एक दल को भारत माता की जय से समस्या है। तो अब आप बताइए कि जो पार्टी भगत सिंह के आदर्शों को मानती हो, जो इनकलाब जिंदाबाद कहती हो, जो कहती हो पार्टी को नंबर 1 बनाना हमारा लक्ष्य नहीं, देश को नंबर 1 बनाना हो, उस पर ये आरोप जो है, ये झूठे आरोप लगा के बदनाम करने का प्रयास है। क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि आने वाला दौर आम आदमी पार्टी का है, तो ये बदनाम करने का प्रयास है। और दिल्ली में भी ऐसा प्रयास हो रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है और ऐसा ही हालात पंजाब में प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है हमारे देश की जनता, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग इस चीज़ को जानता है, इस चीज़ से गुमराह नहीं होंगे। और केजरीवाल जी को भी ये स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितने देशभक्त हैं। पंकज जी, मेन कंपटीशन किससे है आपका हिमाचल में? अगर बात करूं भाजपा से है या कांग्रेस से है? मुझे लगता है कि कांग्रेस तो आपस में ही एक दूसरे से मुकाबला कर रही है। अभी उनका तय होने दीजिए कहाँ क्या होता है। लेकिन भाजपा से हमारा निश्चित तौर पे सीधा मुकाबला है। और अब हम तीसरा विकल्प नहीं, मेरा मानना है अब हम पहला विकल्प है। क्योंकि जिस तरह से हम पर आक्रमण हो रहे हैं, जिस तरह से प्रहार हो रहे हैं हम पर, जिस तरह से हमारी कॉपी की जा रही है, रात को 12 बजे हमारे लोग को शामिल करने के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाग रहे हैं, इससे आप ताकत अंदाजा लगा सकते हैं। हम रोड शो करते हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को सड़क पे उतार देते हो, ये क्या है? बौखलाहट है। स्पष्ट है हम तीसरा नहीं पहला विकल्प है। और इससे बौखलाहट है कहीं ना कहीं भाजपा में। मुकाबला निश्चित तौर पे भाजपा से है हमारा।
भाजपा से मुकाबला है, पंकज जी का कहना है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अपनी आपसी लड़ाई में ही व्यस्त है, ये पंकज जी का कहना है। अब थोड़ा सा मंडी की तरफ आते हैं सर। मंडी में अनिल शर्मा जी का जो फैमिली है काफ़ी पता ही आपको कितना स्ट्रांग होल्ड रखती है। जब आप पत्रकारिता में थे तब भी आपको पता ही होगी ये सारी चीज़ें कि कितना उनका होल्ड है, कितने उनके सूत्र अंदर तक हैं। उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है क्या आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि इस वक्त अनिल शर्मा जी का जो स्विंग है किस तरफ हो जाएंगी, अभी तक हम लोग भी गैस करते रहते हैं कि क्या होगा भविष्य में। वो कहते हैं कि मुझे भाजपा ने भी हाशिए पे धकेल दिया है। कांग्रेस के साथ उनका मनमुटाव जग जाहिर है कि उनका वीरभद्र फैमिली के साथ रहा है पहले भी काफ़ी सारा मनमुटाव। तो अब तो रानी साहिबा जी ने कहते हैं, प्रतिभा सिंह जी वो अध्यक्ष भी बन गई हैं। तो आपको लगता है कि उनको पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी चाहेगी कि अनिल शर्मा जैसे परिवार को अपनी तरफ किया जाए, या क्या इसके ऊपर क्या स्टैंड है? आपका पक्ष जानना चाहूँगा मैं। देखिए, राजनीति में संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने भी आह्वान किया था अपनी रैली में कि जो लोग प्रदेश की बेहतरी चाहते हैं, जो ईमानदार लोग हैं दोनों दलों में, क्योंकि राजनीति में सभी लोग गलत नहीं होते, हमारा खुला आह्वान है वो लोग आएँ और अगर उनकी इच्छा हो संपर्क करें, आएँ। लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हमारा साफ मुद्दा है, जो हमारी विचारधारा से, जो हमारे कार्य से प्रभावित है, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो अनिल शर्मा जी हो या कोई भी दल का नेता हो, लेकिन हम किसी को टिकट का वादा नहीं करते हैं। अच्छा, टिकट का बिल्कुल बिल्कुल, और टिकट का वादा हम नहीं करते हैं। जिसको अच्छा लगता है वो आए, और राजनीति संभावनाओं से है, बातचीत के दरवाजे खुले रहते हैं, और मुझे लगता है हर दल से कहीं ना कहीं बातचीत हो ही रही है। हर दल की बात अगर आपने की तो मैं अब एक और बड़े नाम की तरफ आऊँगा, महेंद्र सिंह जी, जो कि इस वक्त मंत्री हैं, काफ़ी पावरफुल पोजीशन में रहते हैं सरकार में भी। पीछे काफ़ी ये बात उछली थी कि महेंद्र सिंह जो हैं वो आम आदमी पार्टी के संपर्क में, आम आदमी पार्टी महेंद्र सिंह के संपर्क में है और वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि महेंद्र सिंह ने इन सभी अटकलों पे पीछे एक बयान दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भाजपा का एक सच्चा सिपाही हूँ, ये उन्होंने कहा था। अब हमारे पास जो खबरें आती है वो सूत्रों के हवाले से आती है। आपके पास भी जब आप पत्रकार थे तो आपको सूत्रों के हवाले से आपको खबर आती थी। अब आप खुद एक सूत्र बन चुके हैं पार्टी के, इतनी बड़ी पोजीशन पे आप हैं आम आदमी पार्टी की, तो आपको तो काफ़ी सारी चीज़ें अब मालूम चली होंगी कि अंदर खाते क्या चल रहा था। तो आप ही क्लियर करेंगे हमारे दर्शकों को कि क्या सही में महेंद्र सिंह को कांटेक्ट किया गया था या उन्होंने कांटेक्ट किया था, और अगर किया था तो बात कहाँ फंसी? देखिए, जब आप एक राजनीतिक दल में होती है आपकी सीमाएं होती है, लेकिन इतना स्पष्ट कर दूं कि भले कांग्रेस हो भाजपा हो, काफ़ी बड़े नेता हमारे संपर्क में है। और आप देखिए, अभी हमने तो कहा था, भाजपा ने अपनी जो रैली नगरोटा में हुई थी बसों में QR कोड लगाया था, तो वहाँ भी मुझसे पूछा था, मैंने कहा तो नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी आपको QR कोड लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक भगदड़ मचेगी आम आदमी पार्टी में आने से, क्योंकि हालात नज़र आ रहे हैं सबको कि कैंटीन कमेंसी है, लोग नाराज़ हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। ऐसे में काफ़ी लोग आएंगे और काफ़ी लोगों से बातचीत हो रही है। जैसे जैसे भविष्य में स्थिति साफ होती जाएगी, निश्चित तौर पर सबसे पहले आपको ही बताएंगे। तो महेंद्र सिंह जी आ सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है? मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन संभावनाएं राजनीति में बहुत होती है। बाकी महेंद्र सिंह जी तो कई चिन्हों पे लड़े हैं, बड़े नेता हैं, उनको अपने आप तय करना है। हमारा तो मानना है जिससे अच्छा लगती है आम आदमी पार्टी आए। और मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, और कितने पत्रकार जो हैं वो कांटेक्ट में हैं आम आदमी पार्टी के? क्योंकि मुझे मतलब ये भी इन्फॉर्मेशन है कि काफ़ी सारे और भी जर्नलिस्ट जो हैं पूरे हिमाचल के, उनको आप टारगेट कर रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड में। देखिए, आम आदमी पार्टी की विचारधारा से मुझे लगता है कि पत्रकार अपने आप को काफ़ी नज़दीक महसूस करता है, ना जाने क्यों। अभी तक बहुत ज़्यादा अधिकारी, बड़े अधिकारी जो हैं वो भी हमारे संपर्क में है, बुद्धिजीवी, तो काफ़ी लंबी लाइन है। अभी तो देखिए, अभी ये शुरुआत है, अभी हमारा संगठन का कार्य शुरू होगा, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। आज भी काफ़ी लोगों ने दिल्ली में ज्वाइन किया है, तो ज्वाइनिंग जारी रहेगी। आम आदमी का काफिला है, ये बढ़ता ही रहेगा। पंकज जी, एक और चीज़ जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कही जाती है विपक्ष के द्वारा, वो ये है कि फ्रीबीज बांटते हैं, ये हर जगह मुफ्त 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 करेंगे, लोग इनके बहकावे में आके इनको वोट कर देते हैं। और ये जो मुफ्त का जो सिस्टम है, ये देश को कहीं ना कहीं बर्बाद करेगा, श्रीलंका बना देगा भारत को। इस पे आपका क्या स्टैंड है? क्या हिमाचल में भी ये फ्री वाला सिस्टम अब चलने वाला है आगे? देखिए, मुझे लगता है कि पहले भाजपा ये बात करती थी, लेकिन हमारे डर से उन्होंने भी 125 यूनिट, 50% यात्रा और पानी गांव में फ्री, ये कर दिया।
मैं ये फ्रीबीज मुफ्तखोरी शब्द के बड़ा खिलाफ हूँ। देखिए, पानी किसका है? हमारे प्रदेश का है। हमने पंजाब को दिया है, हरियाणा को दिया है, दिल्ली को दिया है। उससे हमें क्या मिला है बताइए? इतने डैम बने हैं, ये नहर बनी है, सब कुछ हम पानी जब दूसरे प्रदेशों को दे रहे हैं, जब यही पानी मेरे गरीब के घर में हम मुफ्त देने की बात कहते हैं, तो फ्रीबीज की बात कहाँ से आई? सबसे बड़े बिजली उत्पादक हम लोग हैं और हमें ही बिजली महंगी बेची जा रही है। सीमेंट का उत्पादन हम करते हैं, सबसे महंगा सीमेंट हमें दिया जा रहा है। अगर बिजली हमारी है, पानी हमारा है, सीमेंट हमारा है, अगर हम अपने लोगों को दे रहे हैं, क्या ये मुफ्तखोरी है? मेरा सवाल है कांग्रेस भाजपा से। मुफ्तखोरी साहब मैं कह दूं वो होती है जब आप हमारे गाड़े पसीने की कमाई से जो आप इनकम टैक्स लेते हैं, जो आप पैसा इकट्ठा करते हैं, उसको नेताओं के इनकम टैक्स पे आप अदा कर देते हैं। जब हमारा दबाव बढ़ता है तो अब कह रहे हैं कि अब हम इनकम टैक्स नहीं भरेंगे। मुफ्तखोरी वो होती है जब 68 लोग आम आदमी का मनरेगा का पैसा तो नहीं देते, 68 विधायक ना वो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन एक ताली पे अपना वेतन दुगना कर देते हैं। वो मुफ्तखोरी होती है जब जनता धक्का खाती बसों पे बैठती है, HRTC के लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन आप अपने को 60-60 लाख की लग्जरी गाड़ियाँ लेते हैं। वो मुफ्तखोरी होती है। बिजली हमारी है, पानी हमारा है, सीमेंट हमारा है। अगर ये चीज़ें आम आदमी को बुनियादी सुविधा देना मुफ्तखोरी नहीं होती, अगर इसको को मुफ्तखोरी कहता है तो ये लोकतंत्र का अपमान है। क्योंकि कल्याणकारी राष्ट्र की परिभाषा में ये सब चीज़ें आती है और इसका विरोध करने वालों को निश्चित तौर पे जनता जवाब देगी। कल्याणकारी राष्ट्र मतलब वेलफेयर स्टेट। ये पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने पढ़ी है उनको मालूम होगा कि एक जो लोकतांत्रिक देश होते हैं और साथ ही साथ कई कम्युनिस्ट देश भी, उन्हें वेलफेयर स्टेट एक अलग से एक टर्म है जिसका मतलब है सरकार का पहला दायित्व होता है लोगों का वेलफेयर करना, और उन्हीं के लिए जो सारे संसाधन हैं, जैसे कि सर ने बताया पानी, बिजली या जो भी आपके मिनरल्स निकल रहे हैं, उस पर पहला जो हक है वो जनता का होना चाहिए, ना कि कॉरपोरेट्स का और सरकार का। देखिए, हम पर आरोप लगता है कि हम मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, श्रीलंका बनाएंगे। बता दीजिए पूरे देश में कौन सा राज्य है जिसका बजट जो कर्जे में नहीं है? बता दीजिए कौन सा राज्य है? एकमात्र दिल्ली है जिस पर एक कर्जा नहीं है। हमारे पास अधिक पैसा है, हम महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराते हैं, DTC घाटे में नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं आपके दिल में भ्रष्टाचार है। आप जो योजनाएं लागू करते हैं उनमें कमी है, संसाधनों के दोहन में कमी है, आपकी नीयत और नीति दोनों स्पष्ट नहीं है, इसलिए आप लोग घाटे में हैं। दिल्ली क्यों नहीं घाटे में बताइए आप? क्यों हमारा बजट सरप्लस है? हम तो मुफ्त दे रहे हैं, शिक्षा मुफ्त दे रहे हैं, स्वास्थ्य मुफ्त दे रहे हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी ये हमारे मूलभूत अधिकारों में है। ये हर सरकार को देना चाहिए। अगर इसका पैसा भी आप वसूलते हैं तो आप में और उद्योगपतियों में क्या अंतर रह गया? पंकज जी, काफ़ी मतलब आप पहले से ही वैसे भाषण देने की कला में और बहुत ही प्रखर वक्ता रहे हैं शुरू से, और जब हमारे पॉलिटिकल जो हम विश्लेषण करते थे, जब आप पत्रकार थे, तो उस वक्त भी आपके इसी प्रकार के सीधे जवाब होते थे। तो इन्हीं सब सर काफ़ी लंबी चर्चा होगी। मैंने कहा आज पहली चर्चा हमारी एज आप पॉलिटिकल पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, तो आने वाले टाइम में क्या रहेगा सर, मुख्य मुद्दा क्या रहेगा यहाँ पे? क्योंकि हिमाचल देखा जाए तो हालांकि यहाँ भी स्वास्थ्य की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, हमारे हॉस्पिटल में भी पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट डॉक्टर्स की कमी रहती है, स्पेशलिस्ट की कमी रहती है, शिक्षा में भी हमने देखा। तो प्रॉब्लम तो है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग भी परफेक्ट है, लेकिन अगर हम पूरे देश के बाकी राज्यों से अपना कंपैरिजन करें तो कंपैरेटिवली हिमाचल एक बेहतर स्थिति में है। तो हिमाचल की जनता को आप क्या मुद्दे हम लोग, क्योंकि यहाँ अगर आप ये कहेंगे कि हम अस्पताल बना देंगे, स्कूल बना देंगे, यहाँ पर्याप्त संख्या में बने हुए हैं, तो यहाँ की समस्याएं कुछ अलग है। तो मुख्य वो मुद्दे कौन से होंगे जिनको लेकर आम आदमी पार्टी बढ़ेगी इन इलेक्शंस में? मुझे लगता है इस चर्चा में पहला सवाल है जिससे मैं असहमत हूँ। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पलायन किस चीज़ के लिए होता है? नौकरी और मेरे ख्याल से स्वास्थ्य। आप खुद बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा। और मेरे हिसाब से तो ये दो ही चीज़ें हैं। देखिए, 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है जो पलायन करती है। आज आउटर चंडीगढ़ पूरा हिमाचलियों से भरा है, जितनी कॉलोनी से। क्यों? अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए। आप कहते हैं हमारे पास यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, क्या मजबूरी है हमारी कि हमारे जो माँ बाप हैं, जो हमारे लोग हैं, वो वहाँ पे फ्लैट ले रहे, वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे? बात है क्वालिटी की।
आज भी क्या कारण है कि हमारे पास इतने मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद जब भी हमें स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ती है, जब भी इमरजेंसी मामला होता है, हमारे लोगों को पंजाब या पीजीआई जाना पड़ता है? आज भी क्या कारण है कि सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए हमारे लोग दिल्ली या पंजाब में हैं? ये 3 कारण हैं जिसमें 30% हिमाचल पलायन कर चुका है, और आप कहते हैं यहाँ बेहतर है। मुझे लगता है यहाँ सिर्फ इमारतें हैं, ढांचे खड़ी हुई हैं, उनमें दिल नहीं है। स्कूल तो दिल्ली में भी बहुत बिल्डिंगें बनी हुई थी, लेकिन ज़रूरत है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे शिक्षा है, चाहे रोज़गार, क्वालिटी। हम चाहते हैं कि हमें पलायन रोकें, और जो लोग हज़ारों रुपया बाहर खर्च रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ के लिए, वो लोग प्रदेश में आए। ये मुद्दा किसी के सामने नहीं है। हिमाचल के लोग इतना पलायन बाहर कर रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, हम भी कई बार दिल्ली चंडीगढ़ पढ़ने के लिए गए हैं। तो ये मुद्दा है, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग मैदान में उतरे हैं कि हमें इमारतें नहीं चाहिए, बात है क्वालिटी की। एक लाइन में अगर बोला जाए तो क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी कम है, ये आप कह रहे हैं। बताइए, जो सरकार 4 जोनल हॉस्पिटल नहीं चला पाई, वहाँ पे डॉक्टर नहीं भर पाई, वो 5 मेडिकल कॉलेज बना के वहाँ भर पाएगी? बताइए। पटवारी, एक पटवारी अब उपलब्ध नहीं करवाते हैं, वहाँ पे आप एसडीएम कार्यालय खोल दे, क्या व्यवस्था चलेगी? बात अब क्वालिटी की हो रही है। प्रदेश में हम लोग क्वालिटी की बात लेके आएंगे, शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, और यही हमारा मुद्दा है। ये आम आदमी से जुड़ा, हम राजनीति में भरोसा नहीं रखते हैं। हम यहाँ जे मेरे जैसा आदमी नौकरी छोड़ के राजनीति करने नहीं आया है। अब बात करेंगे हम क्वालिटी की। आप बताइए, आईएएस की कोचिंग करने के लिए कौन सा संस्थान है हमारे यहाँ? बोलिए। हमारे लोग कोटा जा रहे हैं, कहीं जा रहे, क्यों नहीं हम लोग यहाँ बिल्ड कर पाए ये चीज़ें? आप जाइए दिल्ली में, हमने तो कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी चाहे वो जाए दिल्ली, देखे हमारी व्यवस्था है ना। तो बेहतर चीज़ लेने में कोई भी आपको शर्म नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी आएगी तो हम लोग गुणवत्ता पे काम करेंगे, और पूरे देश में कहीं भी बेहतर हो रहा होगा, वहाँ सरकार कोई भी होगी, हम खुले मन से उनसे वो लेके आएंगे। हम लोग हिमाचल का अलग मॉडल बनाएंगे। हम हिमाचल को एक मॉडल स्टेट बनाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और किन मुद्दों के साथ ये आगे जाना चाहते हैं, आखिरी हमारा सवाल था, तो इन्होंने, पंकज पंडित जी ने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के यहाँ पे जवाब दिए हैं। और कुछ जैसे कि इन्होंने कहा लिमिटेशंस होती हैं पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक प्रवक्ता की, तो कुछ इन्फॉर्मेशन इशारों में हमें दी ज़रूर, लेकिन क्लियरली कुछ कहा नहीं कि कौन बड़े नेता हैं जो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, शुरुआत है आम आदमी पार्टी की। अभी 2 ही प्रमुख शोज़ हुए। एक मंडी में रोड शो हुआ था अरविंद केजरीवाल भगवंत मान का, दूसरा कांगड़ा में हाल में रैली हुई थी अरविंद केजरीवाल की। आगे आने वाले समय में इलेक्शन ईयर है, दर्शकों काफ़ी कुछ होगा, काफ़ी कुछ इंटरव्यूज़ हम लेंगे, काफ़ी सारे आपको नए नए कार्यक्रम दिखाएंगे और काफ़ी इंसाइट आपको लेके आएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यूट्यूब पे, और अगर फेसबुक पे आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो फॉलो या लाइक करना ना भूलेगा हमारे पेज को। तो पंकज पंडित जी थे, चीफ स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। हाल ही में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए थे 22 साल से, और बड़ी, ये पहले भी जैसे हम पॉलिटिकल एनालिस्ट के तरीके से आते थे हमारे शोज़ में, तो उस वक्त भी इनकी यही धार रहती थी बातचीत करने की, और अब तो प्रवक्ता बनने का फ्री हैंड मिला हुआ है। अब तो ये पार्टियों पे पूरा, दोनों बाकी जो विपक्षी दल है इनके, उस पर पूरे तरीके से फायरिंग मोड में है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर, और इस प्रकार की इंटरव्यूज़ अब भविष्य में अब चलती रहेंगी, और आपको भी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। और दर्शकों, चलिए देखते हैं क्या होता है इस साल। क्या जनता आम आदमी पार्टी के वादों पे यकीन कर पाती है, या भाजपा कमीशन रिपीट जो वो कह रहे हैं उसे रिपीट करवाती है, या फिर कांग्रेस में वो कुछ देखती है कि नहीं भाई, कांग्रेस जो है, जैसे कि हमेशा यहाँ होता है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, क्या वो ट्रेंड जारी रहेगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।